हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन टेक्निकल सिविल। चलिए हम लोग देख रहे थे लिमिट स्टेट मेथड में कोडल प्रोविज़न। ठीक है कि IS 456 में बहुत सारे प्रोविज़न था, उस प्रोविज़न को देख रहे थे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि इफेक्टिव स्पैन वगैरह क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं कैंटिलीवर के केस में, सिंपली सपोर्टेड केस में, ये सब चीज़ हम लोग देख लिए थे। फिर मिनिमम रिइंफोर्समेंट वगैरह ये सब चीज़ भी देख लिए थे। कुछ और टॉपिक आपका बचा हुआ है, इसको आज हम लोग देखने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे एंकरिंग रिइंफोर्समेंट की, और दूसरा हम लोग बात करेंगे लैपिंग रिइंफोर्समेंट की। ठीक है कि लैप करेंगे तो कितना लेंथ तक करेंगे, वो सब चीज़ बात करेंगे। और एंकरिंग की बात करेंगे कि एंकरेज करेंगे तो वो कितना करेंगे, कैसे करते हैं, एंकरेज होता क्या है, तो वो सब के बारे में बात करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है, सब लोग को अपना अपना कोड बुक खोल लेना है। सब लोग क्या करेंगे, अपना अपना कोड बुक खोल लेंगे। ठीक है, और कोड के जाएंगे क्लाउज नंबर 26.2.2। ठीक है, क्लाउज नंबर 26.2.2 में वहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा एंकरिंग रिइंफोर्स बार। अब ये एंकरिंग रिइंफोर्स बार क्या है, यहाँ एक पिक्चर से आप देख रहे होंगे। ये देखिए, ये जो वार है ना बीम में इस तरह से आया है। अब इसको देखिए, इस तरह से इसे मोड़ करके यहाँ तक अंदर घुसा गया है। तो यही जो पोर्शन है, ये जो कह रहा है, यही क्या कहलाता है, आपका एंकरेज कहलाता है। यह क्या कहलाता है, एंकरेज कहलाता है। और देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हुक वगैरह, ये इसको हुक बोलते हैं कि इस तरह से बना करके, जैसे आप कॉलम देखते होंगे। ठीक है, जैसे हम कॉलम की बात करेंगे तो देखते होंगे आप, ये जो कॉलम है, कॉलम में आपका टाइज जो दिया जाता है, ये देखते होंगे कुछ इस तरह से है ना, ये इस तरह से, और यहाँ पे देखते होंगे इस तरह से ऐसे करके इसको हुक बना दिया जाता है। तो वही सब चीज़ देखने वाले हैं होंगे कि आज कितना, कहाँ पे कितना हुक बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये सब चीज़ इस तरह का देखें। ठीक है, उसी तरह से हम आप बीम में भी देखते होंगे। ठीक है, अगर बीम की हम बात करें तो बीम में भी आप देखते होंगे इस तरह के कुछ, इस तरह से आपको स्टील दिखता होगा। इस तरह से है ना, इस तरह से कुछ स्टील दिखता होगा। इसमें भी देखते होंगे इस तरह से ये हुक बनाया हुआ रहता होगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ आज देखने वाला है कि जो एंकरेज होता है वो एंकरेज कितना लेते हैं, कैसे हुक वगैरह ये सब बनाते हैं, तो वो सब चीज़ के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं। कह रहा है, पहले कोडल प्रोविज़न को देख लीजिए, कह क्या रहा है। कह रहा है कि डिफॉर्म्ड बार में बी यूज्ड विदाउट इंड एंकरेज। कह रहा है जो आपका डिफॉर्म बार है उसको बिना इंड एंकरेज कर करके भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। प्रोवाइडेड डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड, हुक्स शुड नॉर्मली बी प्रोवाइडेड फॉर प्लेन बार्स इंटेंशन। कह रहा है कि अगर डिफॉर्म बार है तो आप उसको बिना एंकरेज का भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लेन बार को यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको हुक्स आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी इस तरह से जो भी स्टील बार रहता है ना, तो यहाँ लास्ट में जहाँ आता है तो वहाँ पे देखिएगा इस तरह से मोड़ करके इसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है ये सब हुक्स वगैरह आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है, देखिए बेंट एंड हुक्स, कह रहा है बेंट एंड हुक्स सेल कन्फर्म टू IS 2502। यानी बेंट और हुक्स के लिए भी आपका IS कोड है IS 2502 कोड। बेंड्स के केस में कह रहा है कि द एंकरेज वैल्यू ऑफ बेंड सेल बी टेकन एज 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार फॉर ईच 45 डिग्री। Each 45 degree bend subjected to maximum of 16 times the diameter of bar। यानी ये देखिए, ये कह रहा है ना आपका कि जो हम लोग बेंट करेंगे तो वो बेंट आपका कैसा होना चाहिए, तो इस तरह से 45 डिग्री पे होना चाहिए। यहाँ देखिए बहुत सारा दिख रहा होगा आपको, तो ये वाला जो है इस तरह से, ये कितना है, 45 डिग्री पे होना चाहिए। और ये जो इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ आपका कितना होना चाहिए, तो 4 टाइम्स ऑफ डायामीटर। यानी ये जो स्टील का ये इसका जो डायमीटर है, इसके डाया का कितना 4 टाइम्स होना चाहिए, 45 डिग्री पे बेंट होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम ऑफ 16 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ लेंथ, मैक्सिमम कितना होना चाहिए 16 टाइम्स, मिनिमम कितना होना चाहिए 4 टाइम्स। ठीक है, दूसरा कह रहा है जो हुक्स प्रोवाइड करेंगे, द एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड यू टाइप हुक। अगर यू शेप का हुक प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरह से,
अगर यू शेप का हुक आप प्रोवाइड कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, तो यू टाइप के हुक्स में कह रहा है इक्वल टू 16 टाइम्स द डायमीटर, यानी ये जो हुक्स का वैल्यू लेंगे वो कितना 16 टाइम्स ऑफ डायमीटर। कब? जब यू शेप का प्रोवाइड करेंगे तो ये कुछ आपका कोडल प्रोविज़न है। यहाँ से आप देखें कि एंकरेज क्या होता है और ये जो हुक है वो हुक किस तरह से बनाया हुआ रहता है। ठीक है, ये 90 डिग्री पे है, ये 45 डिग्री पे है, इस तरह से सबका दिया हुआ है कि इस टाइप के हुक्स को बनाया जाता है। ठीक है, और बहुत कुछ सीखेंगे जब इसका हम लोग डिजाइन करेंगे शेयर इन्फोर्समेंट वगैरह का, तो वहाँ पे पूरा ये सब चीज़ अच्छा से पढ़ना है। अभी हम सिर्फ आपको ये कोडल प्रोविज़न कुछ बता रहे हैं, आपको कोड देखने के लिए सिखा रहे हैं कि कोड में जो वैल्यू लिखा हुआ रहे तो कैसे आप उसको जज करेंगे। तो ये हो गया आपका एंकरिंग बार इन टेंशन। ठीक है, ये एंकरिंग की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं, ये जो टॉपिक्स है आपका, इसमें लैप लेंथ का है। ये जो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसमें किसकी बात करेंगे? लैप लेंथ का। ठीक है, लैप मतलब क्या होता है? लैप मतलब तो है कि एक के ऊपर दूसरा, है ना। लैप मतलब क्या होता है? वन के ऊपर यानी अनदर। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए, एनालाइज कीजिए। देखिए एक जो स्टील है ये फुटिंग से निकल कर यहाँ तक गया है, दूसरा जो स्टील है ये फुटिंग से निकल करके यहाँ तक आया है। अब ये स्टील तो पूरा छत तक जाएगा नहीं। अब इसमें क्या क्या गया है तो देखिए, ये दूसरे टाइप का जो स्टील है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहीं तक नहीं, इसको यहाँ तक घुसाया है। फिर देखिए इधर से जो स्टील आया इसको भी यहाँ तक लाया है, इसको जोड़ दिया गया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लेंथ है, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपका क्या कहलाता है? लैप लेंथ। ये लेंथ क्या कहलाता है? लैप लेंथ। तो ये जो लैप लेंथ है कितना देंगे? ठीक है, सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे देखते हैं घर में भी अगर कॉलम बन रहा है तो जो लोहा है वो लोहा सीधा थोड़े रहता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से देखिएगा दूसरे लोहा से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये दूसरे लोहा को जोड़ दिया जाता है। तो ये जो जोन है, इसी जोन को हम लोग बोलते हैं लैपिंग जोन। इसी जोन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? लैपिंग जोन बोलते हैं। और ये कहता है, ये जो लेंथ है, जितना लेंथ तक जोड़ते हैं, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? लैप लेंथ बोलते हैं। इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? लैप लेंथ बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें देखिए हम होता क्या है, ये देखिए कि लैपिंग कब करेंगे कब नहीं करेंगे। पहला तो कंडीशंस ये बोलता है कि अगर स्टील का जो डायमीटर है, ये जो बार यूज कर रहे हैं, अगर उसका डायमीटर आपका 36 mm से ज़्यादा है, 36 mm से ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पे लैप नहीं करना है, उसको क्या करना है? वेल्ड करना है। यानी ये एक स्टील बार है, ठीक है, 36 mm का, और दूसरा एक स्टील बार है। अब देखिए 36 mm से ज़्यादा का स्टील बार है, तो बोलता है इसको इस तरह से लैप मत कीजिए। अगर उतना मोटा बार है तो उसको क्या कीजिए, आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पे इस तरह से वेल्डिंग कर दीजिए। ये सब बोलता है कोडल प्रोविज़न। अब आइए पढ़ते हैं, इसको पढ़िएगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है आपका कि लैप स्प्लाइस शेल नॉट बी यूज्ड बार्स लार्जर देन 36 mm। देखिए क्लाउज नंबर 26.2.5.1 में सब लोग निकाल लीजिए कोड 26.2.5.1 में। इसमें क्या कह रहा है कि लैप स्प्लाइस शेल नॉट बी यूज, यानी लैप स्प्लाइस को यूज नहीं किया जाता है बार्स लार्जर देन 36 मीटर। अगर जो बार्स का जो डायमीटर है वो 36 mm से ज़्यादा हो जाए तो फॉर लार्जर डायमीटर बार्स में बी बेल्डेड। अगर 36 mm से ज़्यादा हो रहा है तो उसको क्या करेंगे? बेल्ड कर लेते हैं। इन केस ऑफ वेयर बेल्डिंग इज नॉट पार्टिसिपेबल, लैपिंग ऑफ बार्स larger than 36 mm may be permitted, in which case additional spiral should be provided around the lapping bars। कह रहा है ना कि अगर ये जो लैपिंग जो कर रहा है 36 mm से ज़्यादा का बार का डायमीटर का, अगर यहाँ पे बेल्डिंग करना संभव नहीं है तो इसको लैप जब करेंगे ना तो इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है। इसको स्पेशली यहाँ पे क्या किया जाता है? वायरिंग किया जाता है, स्पायरल बाइंड करके चारों साइड ये किया जाता है, स्पायरल बाइंड कर किया जाता है। ठीक है, कब? जब 36 mm से ज़्यादा का डायमीटर हो तब। अब देखिए इसमें होता क्या है, देखिए इसमें दो केस हो सकता है, एक टेंशन के केस में हो सकता है, दूसरा कंप्रेशन के केस में हो सकता है। अब यहाँ देखिए सब लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि
लैप स्प्लाइस शैल बी कंसीडर इन स्टेगर्ड ऑफ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्प्लाइस लेस देन 1.3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द, ये सब चीज़, यानी ये सब पूरा लिखा हुआ है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे फुर्सत से, ये पूरा सारा चीज़ लिखा हुआ है। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है मैंने, देखिए हम लोग कहाँ इस पॉइंट पे आइए। द लैप लेंथ इन कंप्रेशन शैल बी इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन कैलकुलेटेड एज इतना 26.2.1 में कह रहा है क्लाउज, बट नॉट लेस देन 24 टाइम्स ऑफ डायामीटर। ठीक है, उसके बाद आपका टेंशन के लिए कंप्रेशन के लिए अलग है। अब देखिए इसमें क्या होता है हम आपको बता देते हैं, पूरा पढ़िएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर टेंशन का केस है तो टेंशन के केस में 2 टाइम्स ऑफ एल डी क्या है, डेवलपमेंट लेंथ, 2 टाइम्स ऑफ डेवलपमेंट लेंथ, और या तो 30 टाइम्स ऑफ डायमीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए। और अगर कंप्रेशन की बात करेंगे तो कंप्रेशन में आपका क्या है, एल डी या तो फिर 24 टाइम्स ऑफ डायमीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये एल होता क्या है, ये एल जो डेवलपमेंट लेंथ है, ये एल डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है, वही सब चीज़ पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पिक्चर से समझ गए डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है। अब देखिए एल जो हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट लेंथ की, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है एल क्या होता है 5 सिग्मा एस बटे 4 टाउ बी डी, यानी एल का जो वैल्यू निकालेंगे डेवलपमेंट लेंथ का, ये वैल्यू कितना होगा 5 सिग्मा एस बटे 4 टाउ बी डी बटे 4 टाउ बी डी, जहाँ पे फाई क्या है नॉमिनल डाया ऑफ बार है, सिग्मा एस क्या है स्ट्रेसेस है, टाउ बी डी क्या है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है, और नोट में लिखा हुआ है द डेवलपमेंट इंक्लूड्स एंकरेज वैल्यूज ऑफ बार हुक्स, ये सब लिखा हुआ है कि क्या क्या है। अब ये जो आपका टाउ बी डी है, उस टाउ बी डी के लिए यहाँ पे देखिए टेबल दिया हुआ है। ठीक है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद रखेंगे कि डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस आपका क्या होता है, M20 के लिए 1.2, M25 के लिए 1.4, M30 के लिए 1.5, M35 के लिए 1.7, M40 और उससे ज़्यादा रहेगा तो 1.9। कह रहा है इसके वैल्यू को भी आपका क्या कर रहा है, फॉर डिफॉर्म्ड बार कन्फर्मिंग टू IS 1786 वैल्यू शैल बी इंक्रीज बाय 60%। अगर आप डिफॉर्म बार को यूज कर रहे हैं तो डिफॉर्म बार में क्या करना पड़ेगा, इसके वैल्यू को 60% से इंक्रीज करना पड़ेगा। कब, जब आप टेंशन में ले रहे हैं तो। ठीक है, फॉर बार इन कंप्रेशन, सॉरी कंप्रेशन में लिखा हुआ है, फॉर बार इन कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन के केस में क्या करना पड़ेगा 60% आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। वही देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस बार इन टेंशन शैल बी इंक्रीज बाय 25%। वही अगर जो टेंशन में रहेगा तो यहाँ पे कितना इंक्रीज करना पड़ता है 25%। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 25% लेंथ इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा, 60% इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा। ये सारा चीज़ आपको समझ में आएगा जब हम क्या करेंगे, इस पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह जब शुरू करेंगे ना, ये सब चीज़ बनाना, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं। अभी सिर्फ आपको कोड को देखिए कि कोड क्या बोलता है कि जो डेवलपमेंट लेंथ होता है एल डी, यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला भी पूछता है कि एल डी जो होता है ये क्या होता है 5 सिग्मा एस बटे 4 टाइम्स ऑफ टाउ बी डी। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ टाउ बी डी, जहाँ पे टाउ बी डी क्या है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, टाउ बी डी का वैल्यू कितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। ये पूछ देगा कि जो टाउ बी डी है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट देखिए M20 के 5 सब के लिए अलग अलग दिया हुआ है। अब कहेगा कि इसके वैल्यूज में कितना % इंक्रीज करेंगे। अगर डिफॉर्म बार यूज कर रहे हैं और टेंशन का केस है तो टेंशन के केस में इंक्रीज करेंगे कितना 25%, और कंप्रेशन के केस में कितना इंक्रीज करेंगे 60%। ठीक है, ये दोनों चीज़ को याद रखना है। तो ये हम लोग देख लिए क्या चीज़ स्प्लाइस के बारे में, और हम लोग देख लिए ये लैपिंग वगैरह कितना करते हैं ये सब चीज़। ठीक है, 24 टाइम्स मिनिमम होना चाहिए, 24 टाइम्स सब करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि ये सारा चीज़ जो हम लोग पढ़े हैं, आपको शुरू में कुछ वर्किंग स्टेज के बारे में बताए थे और कुछ आपको लिमिट स्टेट के बारे में भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, VVI है। ठीक है, ये डिफरेंस सब लोग इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। कह रहा है वर्किंग स्टेज मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में इसमें क्या डिफरेंस है। पहला क्या कह रहा है, पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है कि पहला पॉइंट आपका कह रहा है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द इलास्टिक थ्योरी। कौन,
वर्किंग स्ट्रेस मेथड। यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपका जो बेस्ड है वो किसके बेस्ड है, इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है, विच एज्यूम्स दैट, जो एज्यूम करता है कंक्रीट एंड इलास्टिक आर इन इलास्टिक, कंक्रीट एंड इलास्टिक आर इलास्टिक, यानी जो एज्यूम करता है कि कंक्रीट और स्टील दोनों क्या है, इलास्टिक में है, एंड स्ट्रेस सस्टेन कर्व इज लीनियर फॉर बोथ। कौन, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या बोलता है कि आपका जो कंक्रीट और स्टील है दोनों इलास्टिक मैनर में है, यानी उसके स्ट्रेस सस्टेन कर्व को कैसा मैनर बिहेव करता है, लीनियर की तरह। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड में क्या होता है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल स्ट्रेस सस्टेन कर्व पे, ये एक्चुअल स्ट्रेस सस्टेन कर्व पे ला देता है ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। फॉर स्टील, फॉर कंक्रीट द स्ट्रेस सस्टेन कर्व इज नॉन लीनियर, ठीक है, जबकि कंक्रीट का जो स्ट्रेस सस्टेन कर्व होता है ये नॉन लीनियर होता है, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड है, एक्चुअल कर्व पे, एक्चुअल बेस्ड पे, एक्चुअल मेथड पे बेस्ड है, एक्चुअल स्ट्रेस सस्टेन डायग्राम पे है, और ये क्या है तो इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। दूसरा कह रहा है द फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर अप्लाइड टू द यील्ड स्ट्रेस टू गेट परमिसिबल स्ट्रेस, यानी इसमें जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर दीजिएगा यील्ड स्ट्रेस में तो जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस। और यहाँ पे क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, यहाँ पे क्या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स आर अप्लाइड टू गेट डिजाइन वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस। जैसे ही आप क्या करिएगा यहाँ पे जो है यील्ड लोड, उसमें अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग दीजिएगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड्स में तो जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिसिबल स्ट्रेसेस। और यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से लीजिएगा, जो अप्लाई कीजिएगा तो वो जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजाइन लोड, ठीक है, डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। उसके बाद आइए तीसरा डिफरेंस, देखिए क्या कर रहा है, नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज्ड फॉर लोड, यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं की लोड के लिए नहीं लिया गया था, सिर्फ मटेरियल के लिए लिया गया था, जबकि आपका लिमिट स्टेट मेथड जो है इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों के लिए लिया गया था, मटेरियल के लिए भी और आपका लोडेड के लिए भी। दोनों टेबल भी हम बताए थे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। कह रहा है डिजाइन लोड आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स ऑफ लोड टू द वर्किंग लोड, ठीक है। चौथा डिफरेंस कर रहा है एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नॉट नोन, यहाँ पे एग्जैक्ट मार्जिन आपका सेफ्टी का नहीं पता है कि कब ये फेल करेगा नहीं करेगा। और यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नोन, यहाँ पे एग्जैक्ट मार्जिन आपका सेफ्टी का पता रहता है कि मेरा स्ट्रक्चर कितना लोड तक कैरी कर सकता है मैक्सिमम और कितना सेफ है। उसके बाद में कह रहा है दिस मेथड गिव्स अनइकोनॉमिकल डिजाइन, ये मेथड से अगर डिजाइन कीजिएगा WSM से तो ये अनइकोनॉमिकल डिजाइन देगा, यानी इसमें खर्च थोड़ा ज़्यादा लागत लगेगा, जबकि लिमिट स्टेट से कीजिएगा तो वो क्या देगा आपको, इकोनॉमिकल डिजाइन देता है, ठीक है। दिस मेथड गिव्स इकोनॉमिकल डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। वर्किंग स्ट्रेस मेथड से अगर डिजाइन करेंगे तो सेक्शंस हैवी होगा, यानी थिकर होगा, जबकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन करेंगे तो सेक्शन थिनर होता है, यानी उसके कंपेरिजन में कम होता है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। छठा डिफरेंस बताएं, इट इज़ ईजी फॉर कैलकुलेशंस, वर्किंग स्ट्रेस मेथड्स में आपका कैलकुलेशंस करना ये सब ईजी हो जाता है, जबकि आपका लिमिट स्टेट मेथड से कीजिएगा तो यहाँ पे लोड वगैरह सब में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर वगैरह लगाते हैं। इट इज रिक्वायर्ड फॉर मोर कैलकुलेशंस सो इट इज मेक सम डिफिकल्ट टू डिजाइन, यानी वर्किंग स्ट्रेस के कंपेरिजन में लिमिट स्टेट मेथड का डिजाइन थोड़ा क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड, कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में क्या डिफरेंस है सर, ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, ठीक है। आपके यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता है हमेशा कि वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट मेथड में क्या डिफरेंस है। क्लियर? तो आई होप हम जो यूनिट 2 पढ़ाएं आपको, तो ये यूनिट 2 का हुआ द एंड, ठीक है। यूनिट 2 में जो भी था ये सारा आपका कोडल प्रोविजन था कि कितना लेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सब चीज़, ठीक है। अब हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, अब यहाँ से जो कोड वगैरह सब कुछ अब देखने के लिए आपको थोड़ा सा सिखाए हैं, अब कोड देखिएगा, सब पलटिएगा पेज, आप चीज़ से है समझ में आएगी। अब हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल पोर्शंस पे और कैलकुलेशंस पे और डिजाइन एनालिसिस पे,
ठीक है। तो थर्ड चैप्टर मेरा ये यूनिट थर्ड है। इस यूनिट थर्ड में अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन एनालिसिस के पढ़ेंगे और यहाँ से आपको बताएंगे कि जो पहला से डिजाइन किया जाता है वो बीम का किया जाता है। और बीम में भी 3 टाइप का होता है, एक क्या होता है अंडर इनफोर्स और दूसरा ओवर इनफोर्स और तीसरा बैलेंस सेक्शन। अब सबका स्ट्रेस सस्टेन कर्व देखेंगे, स्टील का, कंक्रीट का, फिर उसका सबका रिलेशंस देखेंगे, यहाँ से कुछ फार्मूला वगैरह डिराइव करेंगे। अब यानी जो चीज़ है अब यहाँ से मेन कैलकुलेशंस का पार्ट आपका शुरू होगा, ठीक है। तो यूनिट 2 में बेसिक चीज़ आपको हम क्या बताए हैं, कोड को देखने के लिए बताएं। और जितना हमने कोडल प्रोविज़न आपको यूनिट 2 में बताया है उससे 8 से 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। चाहे SSC JEE लेवल का हो चाहे आपके सेमेस्टर लेवल का हो, ठीक है। तो इतना सारा कोडल प्रोविज़न आपको याद रखना है। सबको नोट करके सबको आप क्या करेंगे, अच्छा से एक पेज कॉपी बनाएंगे, उस कॉपी पे सारे क्लाउज नंबर को लिखते जाएंगे और उसको लिखेंगे भी कि क्लाउज में क्या बोलता है, ठीक है। तब कोड देखना और पढ़ना सीखिए। पहले कोड देखने और पढ़ने की आदत लग जाएगी तो RCC में कुछ नहीं है, चाहे आप एग्जाम कहीं से भी हो, किसी भी टाइप का एग्जाम्स हो रहा है, आपको कोड के अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोड पढ़ेंगे, एनालिसिस सीखेंगे, एनालिसिस हम आपको सिखा रहे हैं, बुक को रेफरेंस के लिए रखिएगा। यानी जितना क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा सारा आपका कोड पे बेस्ड आएगा, ठीक है। एग्जाम में कोड अलाउ रहता है, कोड अगर अच्छे से पढ़ें तो ऑब्जेक्टिव तो ऐसे भी वहाँ से बना भी लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।